तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मीशो के आईपीओ के बारे में, जिसका डिमांड अभी मार्केट में काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ग्रे मार्केट में इसका डिमांड अभी लगभग 30% के ऊपर बना हुआ है। बट क्या ये डिमांड आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ कंप्लीट रिव्यू करेंगे एंड लास्ट में इसके लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और एज यूजुअल बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो आई होप दोस्तों कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो मीशो को ना जानते होंगे। आपने भी कभी ना कभी मीशो से शॉपिंग तो जरूर किए होंगे। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो बायर को एंड सेलर को आपस में जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आपने फ्लिपकार्ट को देखा होगा, अमेजन को देखा होगा, ये भी सेम कंपनी फ्लिपकार्ट एंड इवन अमेजन वाला काम करती है। बट दोस्तों देखा जाए तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो फ्लिपकार्ट एंड अमेजन से बिल्कुल अलग है। जहां अमेजन एंड फ्लिपकार्ट सेलर से कुछ कमीशन चार्ज करती है, वहीं मीशो जो है वो जीरो कमीशन का दावा करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसके प्लेटफॉर्म पे कुछ सेल करना चाहते हैं तो आपसे कोई भी कमीशन नहीं लिया जाएगा। ये कंपनी बिल्कुल अपने सेलर से जीरो कमीशन चार्ज करती है, जिसकी वजह से इसके प्लेटफॉर्म पे आपको सामान काफ़ी सस्ते देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि सेलर को वहाँ पे कोई भी कमीशन देना नहीं पड़ता है। बट अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में कि आखिर जब ये कंपनी कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करती है तो आखिर ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट कैसे करती है, तो दोस्तों कंपनी का मेन रेवेन्यू जो है वो इसके एड रेवेन्यू से आता है एंड लॉजिस्टिक्स पार्टनर से इस कंपनी का मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सेलर हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके तो आपको इस कंपनी को ऐड चलाने के लिए कुछ पैसा देना होगा, जिसकी वजह से ये कंपनी आपका जो प्रोडक्ट है वो टॉप पे रैंक करेगी एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक पाएगा। वहीं बात करें सेकंड रेवेन्यू के बारे में तो सेकंड रेवेन्यू कंपनी का इसके लॉजिस्टिक्स पार्टनर से ड्राइव होता है। भालमो नाम करके कंपनी का एक खुद का लॉजिस्टिक्स ब्रांड है, जिसके थ्रू ये कंपनी अपने प्लेटफॉर्म का 60 to 70% का जो डिलीवरी है इसी के थ्रू आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इस कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। एंड दोस्तों देखा जाए तो ये जो है वो फ्लिपकार्ट एंड अमेजन के मुकाबले काफ़ी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। ना ही कंपनी के पास कोई वेयर हाउस है, ना ही कंपनी के पास कोई आपको इन्वेंट्री देखने को मिलेगा। ये कंपनी सीधा सेलर से बायर के पास प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करने का काम करती है। वहीं बिजनेस की तुलना में दोस्तों अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू में तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप कंपनी का लॉस देखते हैं तो कंपनी का लॉस भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी नैरो होते हुए नजर आएगा। हालांकि यहाँ पे लगभग आपको 4000 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा होगा, बट इसमें से भी 3835 करोड़ का एक वन टाइम एंट्री है, जिसकी वजह से इसका लॉस आपको इतना वाइड देखने को मिलेगा। जब आप ये एक वन टाइम एंट्री को निकाल देते हैं तो इसका इस साल का जो लॉस होगा वो लगभग आपको 108 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी हाल ही में सिंगापुर से इंडिया में शिफ्ट हुई है, जिसके कारण कंपनी को एक वन टाइम टैक्स देना पड़ा है, इसलिए फिलहाल इसका जो लॉस है अभी आपको इतना देखने को मिलेगा। बट एक्चुअली लॉस देखा जाए तो लगभग आपको 108 करोड़ ही देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस स्टार्टअप्स के लिए। हालांकि दोस्तों स्टार्टअप्स है तो स्टार्टअप्स जो है वो जनरली आपको लॉस में ही देखने को मिलता है एंड सेम इसके साथ भी आपको वही देखने को मिलेगा कि अभी ये भी जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स है। बट फंडामेंटल की तुलना में दोस्तों अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, क्या इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है या फिर अपना आईपीओ महंगी वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, तो हालांकि दोस्तों इसका कंपेयर तो हम पी रेशियो वाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी ये जो कंपनी है एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इसका जो पी रेशियो आएगा वो भी आपको माइनस में ही देखने को मिलेगा। बट दोस्तों अगर बात करें लास्ट राउंड फंडिंग के बारे में तो 2021 में जो कंपनी लास्ट प्राइवेट राउंड फंड जनरेट की थी उस समय इस कंपनी जो वैल्यूएशन था वो लगभग 4.9 बिलियन के आसपास था, जबकि 2025 में ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है एंड अपना वैल्यूएशन 5.6 बिलियन के आसपास रखी हुई है, जो कि 2021 के मुकाबले लगभग आपको 15% के आसपास ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों इन 4 सालों में कंपनी अपने आप को काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव की है। कंपनी काफ़ी ह्यूज लॉस से नैरो लॉस पे लेके आई है एंड फिलहाल कंपनी जो कैश फ्लो है वो भी आपको पॉजिटिव में देखने को मिल जाएगा, इसलिए फिलहाल दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक ठाक माना जाएगा। वहीं बात करें इस आईपीओ डिटेल के बारे में तो इसका आईपीओ 3 से 5 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 105 रुपये से लेकर 111 रुपये पर से रखा गया है। बात करें इसके टोटल इशू साइज के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज
54 से 21 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 4250 करोड़ का फ्रेश इशू होगा एंड लगभग 1171 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा जो पैसा है वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। एंड फिलहाल दोस्तों ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इस आईपीओ में जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, जैसे सॉफ्ट बैंक हो गया या फिर फिडेलिटी हो गया, वो अभी इस आईपीओ में बने हुए हैं। उनको पूरा विश्वास है इस कंपनी के फंडामेंटल पे एंड इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे। इसलिए फिलहाल जो मेजर इन्वेस्टर्स है वो इस आईपीओ से कोई भी स्टेक्स अपना सेल नहीं कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। इसलिए इस आईपीओ का मेजर पोर्शन कंपनी के पास जाने वाला है एंड जो माइनर पोर्शन है वो दोस्तों छोटे मोटे इन्वेस्टर्स को जाने वाला है। वहीं ₹1 के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 135 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें ₹14,985 तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों इसके रिटेल कोटा के बारे में, तो फिलहाल ये कंपनी एक लॉस मेकिंग है, जिसके वजह से इस आईपीओ में रिटेल का केवल 10% के आसपास ही कोटा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ का टोटल इशू साइज 54 से 21 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से केवल 542 करोड़ के आसपास का जो फंड होगा वही रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। जो रिटेल के लिए देखा जाए तो उतना अच्छी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें रिटेल का अलॉटमेंट चांस जो है वो काफ़ी कम रहने वाला है। तो फिलहाल आप रिटेल में अप्लाई करने वाले हैं या फिर एचएनआई में अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फाइनली दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 34-35% का आसपास डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग आपको 5,000 से लेकर 5200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है, जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट फिलहाल अभी ग्रे मार्केट में इतना अच्छा डिमांड बना हुआ है एंड आगे भी अगर इतना अच्छा डिमांड बना रहता है तो हमें इस आईपीओ में बिल्कुल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको हर आईपीओ रिलेटेड जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको हर आईपीओ की लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो फिलहाल दोस्तों कंपनी का बिजनेस तो आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिलेगा एंड वहीं फंडामेंटल में भी आपको काफ़ी सुधार देखने को मिला हुआ है। बात करें कंपनी के प्रेजेंस के बारे में, तो कंपनी जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो आपको टीयर 2 एंड टीयर 3 में ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंपनी जो 80% ऑर्डर है वो आपको टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज से ही देखने को मिलता है, जहाँ पे इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। वहीं इसका जो जीरो कमीशन मॉडल है वो सेलर को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट एंड इवन अमेजन के मुकाबले इस पे सामान भी आपको सस्ता देखने को मिल जाता है, जो कि टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज के लिए एक प्लस पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि ये जो सिटीज है वो प्राइस सेंसिटिव माना जाता है। एंड दोस्तों वैसे देखा जाए तो जो भी इस कंपनी में ईयरली इन्वेस्टर्स थे वो या तो सॉफ्ट बैंक हो गया या फिर फिडेलिटी हो गए, वो सभी अभी इस आईपीओ में बने हुए हैं, यानी उनको अभी इस कंपनी के ग्रोथ पे पूरा भरोसा है। इसलिए दोस्तों ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक ठाक रहने वाली है। बट हालांकि हमें इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ना जाके हम इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जरूर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अगर इस कंपनी का ठीक ठाक डिमांड रहता है एंड लिस्टिंग अच्छा मिलता है तो मे भी लिस्टिंग के बाद शॉर्ट टर्म में भी ये कंपनी अच्छा खासा रैली दिखा सकती है। इसलिए मे भी लॉस मेकिंग होने के कारण हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ना जाए, बट शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इस आईपीओ में बिल्कुल जा सकते हैं। इसलिए मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बात दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा पर्सनल ओपिनियन अपना इस आईपीओ को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है? आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।